स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था कि सूहो सभी हंटर्स को बचा लेता है और फिर लिम से थोड़ी बहुत पूछताछ होती है, जहां पर लिम हंटर को थोड़ी बहुत ही बातें बताता है और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग शैडो डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर एजिल भी आ गई थी। एजिल को होश आ जाता है। एजिल कहती है कि मैं कुछ सोच ही रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मिस्टर सांग जिनवू अर्थ पे जो बाहर से अटैक हो रहे हैं उससे अर्थ को बचाने के लिए वो यहाँ से चले गए हैं। जिसपे बेरू कहता है कि हाँ बिल्कुल, और शैडो मोनार्च ने मेरे को धरती पर यंग मोनार्च की जो उन्होंने पावर्स को सील कर दिया था उसको अनसील करने के लिए भेजा है। लेकिन यंग मोनार्च तो काफी ज्यादा बेहतरीन है, काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि उन्होंने तो सील को अपने दम पर ही ब्रेक कर दिया। जिसपे सुहो एजिल से कहता है कि ओ तो तुम्हारा नाम एजिल है ना? वैसे क्या हम लोग पहले कभी मिल चुके हैं? जिसपे एजिल उसको बताती है कि हाँ बिल्कुल यंग मोनार्च, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं ट्यूटोरियल के दौरान, और आपने जैसा कि कहा कि आपको शायद मैं याद हूँ, लेकिन बस आप मेरे को भूल गए हैं। जिसपे सुहो भी सोचने लगता है, अपने मन में सोचते हुए कहता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन किसी वजह से मेरे को उस समय की याद धुंधली धुंधली आ रही है, पूरी क्लियर नहीं आ रही है। जिसके बाद सुहो अपने दिमाग पर प्रेशर डालता है और उस समय को याद करने लगता है, और फिर धीरे धीरे कर उसको सब कुछ याद आने लगता है। वो कहता है ओ हाँ मेरे को याद आ गया, और वो एजिल से कहता है कि अरे हाँ तुम तो वही हो ना जिससे जब मैं मिला था तो तुमने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। अब ये बात सुनकर एजिल की तो शकल ही बन जाती है। बेरू उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या यंग मोनार्च के टेस्ट के दौरान तुमने सच में इस प्रकार की हरकत की थी? अब एजिल बेचारी उसके इस बात का क्या ही जवाब दे। जिसके बाद बेरू उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम मेरे को ये बताओ कि आखिरकार तुम ज्यादा कमजोर कैसे हो गई, तुम्हारी सारी पावर्स कहाँ चली गई, आखिरकार डेमोन रियल में हुआ क्या था? जिसपे एजिल उसको बताती है। एजिल कहती है कि वैसे यंग मोनार्च मुझे आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करना सही रहेगा, और जैसा कि आपने मिस्टर बेरू से सुन ही लिया होगा कि शैडो मोनार्च सांग जिनवू जब उन्होंने डेमोन किंग और बाकी सभी जो डेमोन नोबल्स थे उन सभी को खत्म कर दिया था, तो जो हमारा रेड रुक क्लेन था वो सबसे टॉप पर आ गया था। यानी कि जितने भी डेमोन्स बचे हुए थे उन सभी के एकदम टॉप में हमारा क्लैन आ गया था, और उसके बाद से हम सभी लोग डेमोन रियल में रहने लग गए, और हम सभी लोगों को डेमोन कैसल के अंदर इंतजार था कि कब हमको शैडो मोनार्च सांग जिनवू समन करेंगे। लेकिन काफी साल बीत गए और हम लोग वहां पर एकदम आराम की जिंदगी जी रहे थे, और हम लोगों को इंतजार था कि कभी ना कभी तो हमको सांग जिनवू बुलाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन आज से लगभग आधा साल पहले एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक मैजिकल इनहेंसर जिसको कि कहा जाता है स्टार डस्ट, और इसकी जो खबर थी वो सभी डेमोन्स के बीच फैल गई। अब ये बात सुनकर सुहो कहता है क्या स्टार डस्ट? सुहो सोचने लगता है कि ओ तो अब मेरे को समझ में आया कि आखिरकार उन नोबल डेमोन से फाइट के दौरान वो लोग इस चीज की बातें क्यों कर रहे थे। तो सुहो उसी फाइट की बातों को याद कर रहा था जो कि अभी उसने कुछ समय पहले लड़ी थी, और अब उसको याद आता है कि आखिरकार वो डेमोन्स क्यों स्टार डस्ट की बातें कर रहे थे। एजिल आगे बताती है कि स्टार डस्ट का जो इफेक्ट होता है वो हाई रैंकिंग के जो डिमोन्स होते हैं उनके ऊपर नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों के पास तो ऑलरेडी ही काफी ज्यादा मैजिकल पावर होती है। लेकिन जो लो रैंक के डेमोन्स होते हैं उनके ऊपर उसका काफी अच्छा इफेक्ट होता है। उन लोग की जो पावर्स है वो काफी अच्छी इनहेंस हो जाती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब जो लो रैंक के डेमोन्स थे उन सभी के बीच स्टार डस्ट काफी ज्यादा फेमस हो गया, और साथ ही में सांग जिनवू काफी लंबे समय से यहाँ पर आए भी नहीं थे, और इसी वजह से जो सभी डेमोन्स थे उन सभी लोगों का एक ही पर्पस था कि स्टार डस्ट किसी भी हालत में पाना, और इसीलिए वो सभी लोग एक साथ मिल गए और उन सभी लोगों ने मिलकर रेड रूक क्लेन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, जो कि शैडो मोनार्च के प्रोटेक्शन में था। और डेमोन्स के द्वारा किया गया ये जो विद्रोह था ये इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि ये पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा वॉर बन गया, और इसने एक बहुत बड़े युद्ध का रूप ले लिया। और हमारा जो रेड रूक क्लेन था उसने पूरी मेहनत से फाइट की ताकि वो डेमोन कैसल के बाकी सभी जो डेमोन्स हैं जो कि उनके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको हरा पाए। लेकिन हमारा जो परिवार था, फैमिली थी, वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो इतने सारे डेमोन्स को संभाल पाए। हालांकि हमारे पूरे क्लैन ने
आधे साल तक लड़ाई की, लेकिन अंततः हम लोग हारने लगे। और जो डेमोन्स हम लोगों से लड़ाई कर रहे थे वो लोग यहीं तक नहीं रुके, यहाँ तक कि वो लोग हमारी फैमिली के जो लोग थे उनके ब्लड को भी पी रहे थे, ताकि वो लोग और भी ज्यादा ताकतवर बन सकें, जिसको कि कहा जाता है प्योर ब्लड डेमोन नोबल्स। और इस तरीके से मेरे फादर और बाकी सभी लोग जो कि हमारे क्लैन में थे वो सभी लोग मारे गए। और इन सभी में मैंने भी अपनी जो पूरी ताकत थी वो खो दी, क्योंकि मेरा भी काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। ये बहुत ही ज्यादा बुरा था, भयानक था। सभी लोग मारे गए और मैं ही एकमात्र थी जो कि वहां पर बच गई। और अब जब हम लोगों ने डेमोन रियलमे को खो दिया है तो मुझे काफी ज्यादा हैरानी है कि मिस्टर सांग जिनवू हम मुझसे क्या कहेंगे। और तभी सुहो कहता है कि तुम लोग काफी कुछ झेल चुके हो। और मैं भी सोचता हूँ कि आखिरकार मेरे डैड ऐसी सिचुएशन में क्या करते। एजिल, जैसा कि मेरे डैड यहाँ पर नहीं है, तुमने और बाकी सभी लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी पूरी कोशिश की, और मुझे विश्वास है कि आखिरकार मेरे फादर तुम लोगों से क्या कहेंगे। और मैं इस बात के लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने उनके साथ अपने रिश्ते के लिए अंत तक लड़ाई लड़ी। और मैं इस बात के लिए काफी ज्यादा आभारी हूँ कि तुमने अपनी वफादारी दिखाते हुए उनके लिए अंत तक लड़ाई लड़ी। और मैं तुम्हारी जितनी हो सके उतनी ज्यादा हेल्प करूंगा। तो चलो अब एक साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि हम लोग रेडेरू क्लैन को दोबारा से प्राप्त कर सकें। ये बात सुनकर एजिल भी काफी ज्यादा हैरान होती है। एजिल को जिन्वू की एक बात याद आती है जो कि जिन्वू ने उससे कहा था। जिन्वू ने उससे कहा था कि एजिल, जैसा कि तुमने बताया कि डेमोन्स के बीच आपस में हरदम कंपटीशन रहता है कि आखिरकार कौन टॉप पे रहेगा, तो मैं इस चीज को शेयर करूंगा कि तुम्हारा जो रेड रूक क्लैन है वो सबसे टॉप पर रहे, यानी नंबर 1 पर। इस तरफ प्रेजेंट में एजिल भी कहती है हाँ बिल्कुल यंग मोनार्च। और तभी सुहो का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि प्योर ब्लड डेमोन नोबल की जो लास्ट सर्वाइवर है यानी कि एजिल, वो सिस्टम के प्लेयर के प्रति उसकी बातों से काफी ज्यादा खुश है। एजिल मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं रेड रूक क्लैन से बिलोंग करती हूँ। और तभी सुहो का जो सिस्टम होता है उसको एक और नोटिफिकेशन देके बताता है कि क्या तुम हेयर ऑफ द व्हाइट फ्लेम को अपने दोस्त के तौर पर रिक्रूट करना चाहते हो, या तुम व्हाइट फ्लेम के वंशज को अपने टीम के साथी के रूप में रिक्रूट करना चाहोगे। अभी इस चीज को देखकर तो सुहो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि क्या एजिल एजिल मोनार्च की दूसरी वंशज है। ये बात सुनकर एजिल भी काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि क्या हुआ यंग मोनार्च। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ऐसा क्या इसलिए है क्योंकि प्योर ब्लड डेमोन नोबल में एकमात्र यही बची हुई है। और फिर सुहो बोलता है बिल्कुल। और अब जो एजिल है वो सुहो की टीममेट बन चुकी है, जिसके बाद सुहो का सिस्टम उसको बताता है कि जैसा कि व्हाइट फ्लेम की जो वंशज है अब वो आपकी टीममेट बन चुकी है, तो आपकी जो बॉन्ड स्किल है वो भी आ चुकी है। इसके बाद उसको उसकी बॉन्ड स्किल बताई जाती है जो कि थी डेमोन ब्लास्ट, यानी कि अब सुहो एजिल की पावर का इस्तेमाल कर कर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट कर सकता है। और तभी एजिल काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि क्या, क्योंकि वो जो स्टेटस विंडो था सुहो का वो एजिल को भी दिखाई दे रहा था। एजिल सुहो से कहती है कि क्या मेरे सामने एकदम से ये स्टेटस विंडो कैसे आ गई। अब ये बात सुनकर सुहो तो काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता ओ, तो जैसा कि मेरे से ग्रे बात नहीं कर सकता तो मुझे इस बारे में पता ही नहीं चला, तो असल में मेरे जो टीममेट्स हैं वो लोग भी मेरी स्टेटस विंडो को देख सकते हैं। अब ये बात सुनकर बीरू कहता है कि यंग मोनार्च इसका मतलब। सुहो कहता है हाँ बिल्कुल, और जो एजिल है वो मेरी टीममेट बन गई है व्हाइट फ्लेम के वंशज के तौर पर। एजिल भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि क्या मैं व्हाइट फ्लेम की वंशज हूँ। इसके बाद सुहो एजिल से कहता है तो चलो एजिल, हम लोग अपनी जो नई बॉन्ड स्किल है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो तुम तैयार तो हो ना एजिल। जिसपे एजिल भी घबराते हुए कहते हैं कि हाँ यंग मोनार्च ठीक है। जिसके बाद सुहो जो अपनी नई बॉन्ड स्किल थी डेमोन ब्लास्ट उसका इस्तेमाल करता है, जो कि उसको काफी ज्यादा बेहतरीन लगती है। लेकिन बेचारी एजिल एक ही बार में पूरी तरीके से अपनी एनर्जी लॉस कर देती है और सीधा जमीन पे जाके गिरती है। उस बेचारी की तो हालत खराब हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर एजिल अपनी एनर्जी देती है इस बॉन्ड स्किल में
और सुहो उस पावर का इस्तेमाल कर कर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन एजिल के अंदर तो ताकत बची ही नहीं थी और इसीलिए वो बेचारी थोड़ी सी पावर इस्तेमाल करने पर सीधा जमीन पे जाकर गिरती है। एजिल सुहो से कहती है कि माफी चाहूंगी यंग मोनार्च, लेकिन एक बार ये स्किल इस्तेमाल करने पर मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई। जिस पे सुहो भी कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम बस आराम करो। सुहो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने से ही इसने इसकी सारी एनर्जी इस्तेमाल कर ली। आखिरकार ये कितना ज्यादा ताकतवर होगा। साइड में पड़ी बेचारे जो एजिल होती है वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि चलो मेरे पास कोई ना कोई स्किल तो है जो कि यंग मोनार्च के लिए काम आएगी। और फिर सुहो उस पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है कि देखते हैं ये कितना ज्यादा ताकतवर है, और वो सामने दीवार पर मारता है जिसकी वजह से पूरे दीवार में ही दरार आ जाती है। इस चीज को देखकर तो सुहो और बेरू दोनों ही काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि दीवार में बस थोड़ी सी ही दरार आई थी। वो दोनों बेचारे ही कंफ्यूज होते हैं कि यार ये इतनी कमजोर पावर है क्या। बेरू तो यहाँ तक कहता है कि यंग मोनार्च मुझे नहीं लगता कि जो नॉर्मल अटैक है और ये वाला जो अटैक है इनमें कोई अंतर है। जिसपे सुहो कहता है कि मुझे लगता है कि शायद ये जो ग्रे की बॉन्ड स्किल है उससे काफी ज्यादा अलग है। दूर पड़ी बेचारी जो एजिल होती है वो ये सब कुछ देख रही होती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि क्या इस बॉन्ड स्किल ने मेरी सारी की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, और सिर्फ इतना सा डैमेज हुआ। और तभी सुहो अपने सिस्टम में देखता है जिसपे वो बेरू को बताता है कि शायद ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इसका चार्ज अमाउंट है वो 0% है। और जैसा कि इसने मेरे को बता नहीं रखा कि कैसे इसको चार्ज करते हैं, तो मुझे मालूम भी नहीं है कि आखिरकार इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और तभी बेरू सुहो से कहता है कि यंग मोनार्च मेरी एक रिक्वेस्ट है। सुहो कहता है कि हाँ बताओ। बेरू उससे कहता है कि वैसे क्या वो जो डेमोन के कॉर्प्स थे जो कि आपने शैडो डंजन के अंदर लेकर आए थे, क्या मैं उनको खा सकता हूँ। जिसपे सुहो से कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं उन लोगों को यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं बाद में उन लोगों के ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकूं। जिसपे बेरू कहता है ओ तो क्या आपने अभी तक इन लोगों के ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, तो चलो फिर एक बार ट्राई करते हैं। जिसपे सुहो भी कहता है कि हाँ ठीक है, और फिर वो जो डेमोन्स अपने साथ लेकर आया था उनके ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल का इस्तेमाल करता है और बोलता है अराइज। और जैसे ही वो अराइज बोलता है तभी उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि माना करप्ट हो गई है और शैडो एक्सट्रैक्शन अवेलेबल नहीं है। अब इस चीज को देखकर तो सुहो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, उसे भी कुछ समझ नहीं आता है। सुहो कहता है कि मैं इन चीज के ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि जो मेरी माना है वो करप्ट हो गई है। बेरू सुहो को बताता है कि यहाँ तक कि जो शैडो मोनार्स थे वो लोग भी इनकी जो शैडो थी उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो डेमोन्स की साउल होती है, उनकी जो आत्मा होती है वो करप्ट हो जाती है। और इसीलिए वो इन लोगों को समन करते थे एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, जैसा कि लेडर हाउस होल्ड से है सुहो। बेरू तो कहता है कि जैसा कि हम लोग अब इनके साथ कुछ ऐसा तो कर नहीं सकते, यानी कि शैडो एक्सट्रैक्शन जैसा कुछ, तो ठीक है बेरू तुम इनको खा सकते हो, तुम सभी को खा जाओ। दूर खड़ी बेचारी एजिल बस रो रही होती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि ये मेरे को करप्टेड कह रहे हैं, इसका मतलब शायद यही है ना। तभी सुहो एजिल के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इस लिक्विड को पी लो, इसके बाद तुम काफी अच्छा बेटर फील करोगी। एजिल भी कहती है कि थैंक यू। जिसके बाद सुहो एजिल से कहता है कि वैसे मैं इस बारे में सोच ही रहा था, तो वैसे तुम्हारे पास अभी कोई रहने की जगह तो होगी नहीं, तो ठीक है तुम यहाँ पर जो फ्री एरिया है उनका इस्तेमाल कर सकती हो। जिसकी बात सुनकर एजिल काफी ज्यादा हैरान होती है। एजिल सुहो को थैंक्स कहते हुए कहती है कि सच में यंग मोनार्च आप मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। तभी सुहो सिस्टम होता है उसको नोटिफाई करके बताता है कि हमने जो शैडो डंजन का कुछ हिस्सा है वो व्हाइट फ्लेम के लिए रेडी कर दिया है, यानी कि अब वो उसकी टेरिटरी है। तो शैडो डंजन का ये वाला जो एरिया है उसकी जो ऑनर है अब से वो व्हाइट फ्लेम यानी कि एजिल है। सुहो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम मेरी टीममेट हो तो इतना तो बनता है ना। तभी सुहो बेरू को देखता है जो कि उन डेमोन्स को खा रहा होता है, और तभी बेरू चिल्लाते हुए कहता है कि यंग मोनार्च। सुहो कहता है कि हाँ क्या वो बेरू। बेरू बताता है कि यंग मोनार्च मेरे को ये जो डेमोन्स थे इनमें से एक डेमोन्स की मेमोरी के अंदर मेरे को एक क्लू मिला है इटेरियम का। ये बात सुनकर सुहो हैरान होता हुआ कहता है हाँ सच में। और फिर ये सभी लोग एक साइड में बैठ जाते हैं और बेरू इन लोगों को जो उसको क्लू मिला हुआ था उसको एक्सप्लेन करता है। बेरू कहता है तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि मैंने उन डेमोन्स की मेमोरीज के अंदर उनकी यादों में देखा था, लेकिन मैं आप लोगों को सब चीजें बताऊं उससे पहले कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना जरूरी है। तो जो स्टार डस्ट है वो पूरे अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया है, और जो मिस्ट बर्न
मॉन्स्टर्स हैं वो बाहर की दुनिया से आए हैं। बेरू की ये बात सुनकर एल्जिल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहते हैं कि क्या तो तुम्हें कहना चाहते हो कि हेल रियल में एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर स्टार डस्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और भी जगह है। सुहो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या मिस्टबर्न जो मॉन्स्टर्स हैं वो दूसरी दुनिया से आए हैं? बीरू कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये किस्मत है या एक कोइंसिडेंस है, लेकिन जो डेमोन्स मैंने खाए थे वो ब्रूकी और हेना गिल्ड से रिलेटेड है, और उन डेमोन्स को इंसानों के द्वारा जो स्टारडस्ट बनाने के लिए चीज चाहिए होती थी उसकी सप्लाई की जाती थी, जो कि हेना गिल्ड करता था। तो वो उन मिस्ट बर्न का इस्तेमाल करता था एक मटेरियल के तौर पर, ताकि वो लोग स्टारडस्ट को बना सकें। और भी काफी सारी जगहें हैं जहाँ पर स्टारडस्ट बनाया जाता है, और उन जगहों को कहा जाता है स्टारडस्ट फैक्ट्रीज। और जितना भी मेरे को इनकी यादों से समझ में आया है, मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता देता हूँ कि मुझे क्या क्या समझ में आया है। तो एक्चुअल में जो हेना गिल्ड है वो लोगों को, इंसानों को किडनैप करता है, और जो ग्रिम रीपर गिल्ड है वो उन किडनैप्ड इंसानों को फैक्ट्रीज तक पहुंचाते हैं, और फैक्ट्रीज उन इंसानों का इस्तेमाल करती है स्टार डस्ट बनाने के लिए। और मेरे हिसाब से इन सभी के पीछे इटेरियम का हाथ है। तो वो भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ओ, तो ये सब कुछ इटेरियम से रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ है। जिसके बाद बेरू बताता है कि एक और चीज, ये जो स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इसको एक इंसान ने बनाया है। ये बात सुनकर तो सुहो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कहता है क्या एक इंसान ने? और मैंने पता लगाया है कि वो इंसान जो इटालियन के लोग हैं उन लोगों की मदद कर रहा है, जो कि इस अर्थ पर कहीं पर छिपा हुआ है। और वो इंसान है द वाइज सीईओ ऑफ ग्रिम रीपर गिल्ड, ली मिनसुंग। और अगर हम लोग उसका पीछा करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें, तो शायद हम लोग इटालियन के जो लोग हैं उनके बारे में भी पता लगा सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोग काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि हंटर एसोसिएशन के बाहर खड़े थे। तो एक्चुअल में ये सभी लोग यहाँ पर ली मिनसुंग का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बैठी हुई थी। सभी लोग काफी देरी से उसका इंतजार कर रहे थे बाहर आने का, और तभी ली मिनसुंग वहां से बाहर आता है। वो लोग कहते हैं अरे वो देखो बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, वो देखो आ गया, ली मिनसुंग बाहर आ गया। सभी जो रिपोर्टर्स होते हैं वो चिल्ला चिल्लाकर ली से कह रहे होते हैं कि मिस्टर ली, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वैसे आपका जो हंटर एसोसिएशन के साथ इन्वेस्टिगेशन था वो कैसा गया? ली मिनसुंग वहां से बस आगे बढ़ रहा होता है, और आगे चलते चलते वो उन लोगों से कहता है कि इन्वेस्टिगेशन में मेरे को इनोसेंट पाया गया, जैसा कि होना ही था। तभी जो दूसरे रिपोर्टर्स होते हैं वो उसे सवाल करने लगते हैं कि क्या सच में हेना गिल्ड के द्वारा जिन लोगों का किडनैप किया जा रहा था उनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं? और जैसा कि आपको पता है कि ग्रिम रीपर जो गिल्ड है वो हेना गिल्ड को स्पॉन्सर करता है, फिर भी आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। और साथ ही में सियोल फील्ड में काफी सारे हंटर्स मारे गए, और उन सब का जो मैनेजमेंट है वो भी ग्रिम रीपर गिल्ड के अंडर में आता है। आखिरकार इन सब के पीछे किसका हाथ है? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ली मिनसुंग अपनी शकल बनाते हुए, मतलब रोते हुए शकल बनाते हुए, वो उन लोगों से कहता है हम लोग द ग्रिम रीपर गिल्ड, हम लोग सिर्फ अपना बेस्ट दे रहे हैं। और जैसा कि आज से 2 साल पहले जो एक बहुत बड़ी तबाही आई थी जिसमें पूरा दुनिया पूरी तरीके से बदल गई, और साथ ही में हम लोग हेना गिल्ड को सिर्फ इसलिए स्पॉन्सर्स करते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उस गिल्ड की हेल्प करें, और उसके जैसे और भी गिल्ड्स की। क्योंकि उन गिल्ड्स के अंदर जो मेनली हंटर्स होते हैं वो डी रैंक के होते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि वो गिल्ड्स भी ताकतवर बने और वो दुनिया की मदद करे। और सियोल फील्ड में जो हंटर्स मारे गए थे उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ अचानक से हुआ था। बल्कि हम लोग तो ये चाहते हैं कि नए हंटर्स जो आए वो लोग डंजन्स के अंदर जाकर काफी अच्छा एक्सपीरियंस लें, जिससे कि वो लोग भविष्य में दुनिया की मदद कर सकें। अब हमें नहीं मालूम कि हमारा जो इंटेंशन था वो तो एकदम सही था जो कि हम लोग कर रहे थे, लेकिन मुझे खुद नहीं मालूम कि आखिरकार किस प्रकार से ये सब हो गया। और वो रोने लगता है और कहता है कि अगर हम लोगों ने ये सब कुछ करने में थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो शायद कुछ लोगों को बचा सकते थे। मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि हमारी वजह से ऐसा हुआ। अब ये चीज देखकर सभी लोग जो होते हैं वो भी इमोशनल हो जाते हैं। आसपास जो लोग होते हैं वो बातें करने लगते हैं कि अगर ये जो कह रहा है वो सच है तो इसका मतलब ये है कि ग्रिम रीपर गिल्ड इन सब के पीछे नहीं है। तभी दूसरा कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि हंटर एसोसिएशन ने खुद कहा है कि ये इनोसेंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रिम
रीपर गिल्ड है उसका ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। वो तो ये सब कुछ एक अच्छे इरादे से कर रहे थे। तो क्या इसका मतलब ये लोग हीरोज नहीं है? इस तरफ जो ली मिनसुंग होता है वो एक स्माइल दे रहा होता है, यानी कि वो जो यहाँ पर रोने का नाटक कर रहा था वो इसकी सिर्फ एक चाल थी और इस चाल में लोग फंस भी गए थे। ली मिनसुंग अपने मन में सोचते हो कहता है कि इस प्रकार की एक्टिंग करना तो मामूली सी बात है, आखिरकार मैं एशिया का सबसे बेहतरीन स्टार जो हूँ। वैसे मेरे पास अभी भी काफी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स है, लेकिन जो हंटर एसोसिएशन में और फिर वो हंटर एसोसिएशन की बात याद करने लगता है जहाँ पर जो हंटर एसोसिएशन का चीफ था वो उससे कहता है कि तुम अब जा सकते हो, क्योंकि उसने अपनी जो एक्टिंग स्किल थी उसके सामने भी की थी और वो बेचारा भी क्या ही कर सकता था, तो उसने भी इसको इनोसेंट घोषित कर दिया था। वो अपने मन में सोच तो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि वो बूढ़ा मुझको बिना इतने पूछताछ के भेज देगा, लेकिन इन सब से कोई फर्क भी नहीं पड़ता और ऐसा लग रहा है कि हंटर एसोसिएशन को अभी भी इस बारे में पता नहीं है कि जो स्टार डस्ट है उसका मेन लीडर मैं ही हूँ, जो कि पूरी मार्केट में फैला हुआ है। तभी हम लोग ली मिनसुंग के साइड में किसी इंसान को देखते हैं जो कि छुप छुप कर इसी को देख रहा था और फिर इसी सीन के साथ यहाँ पे ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।